हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका B2M यूपीएससी सीएससी चैनल में। तो बेटा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज अपना सेकंड लेक्चर। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने बाबर और हुमायूं को कंप्लीट कर लिया है। अब हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पर्सनालिटी मुगल रूल की अकबर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं डिस्कशन करने अकबर के बारे में। आप में से जिनको भी सब्सक्रिप्शन लेना हो सीएससी का, तो ये यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है फीस का। यू कैन ऑल्सो यूज माई कोड, ठीक है, फॉर गेटिंग एडिशनल 10% डिस्काउंट। ओके, चलिए देखिए मुगल रूल। ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अकबर। ठीक है, तो अकबर के बारे में डिस्कशन करते थे। देखिए यहाँ पे, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने डिस्कशन को। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि जो बाबर है वो कैसे भारत में आया, अपने मुगल रूल को, मुगल डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया। फिर हुमायूं आया, हुमायूं ने कैसे उसका स्टैब्लिशमेंट किया। फिर हुमायूं के साथ जो एक अनलकी साबित हुआ वो समय हुमायूं के लिए, शेर शाह ने हुमायूं को डिफीट किया, वो 15 साल तक एग्जाइल में रहा। फिर हुमायूं आया और हुमायूं ने आने के बाद फिर सिकंदर सूर को हराया, और सिकंदर सूर को डिफीट करने के बाद हुमायूं ने अपना रूल स्टैब्लिश किया। कहां पे? मुगल मतलब मुगल सल्तनत पे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत पे अपना एक रूल स्टैब्लिश किया। और दिल्ली में दीन पनाह नाम का एक शहर बसाया, और उसी शहर की लाइब्रेरी से उसकी सीढ़ियों पे स्टेयरकेस जो थे उसकी सीढ़ियों से गिरकर उसकी डेथ हो गई। और इस तरीके से जैसे ही हुमायूं की डेथ हुई 1556 में, 6 महीने तक ही वो दोबारा अपने सेकेंड फेज में रूल कर पाया। तब अकबर बहुत छोटे थे। अकबर का 1542 में जन्म हुआ था राजस्थान में, और अकबर के गार्जियन थे बैरम खान। तो जैसे ही हुमायूं की डेथ हुई तो बिहार का एक सेनापति था, उसका नाम था हेमू। ठीक है, हेमू एक सेनापति था, हिंदू शासक था बिहार का, अफगानियों के अंडर में था, वो एक सेनापति था। तुरंत हेमू ने इसका फायदा उठाया और दिल्ली पे अटैक करके दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया। अब हुमायूं की डेथ के बाद हेमू पूरे दिल्ली पे अपना वर्चस्व जमाकर बैठा हुआ है। हुमायूं अपना एस्टेब्लिशमेंट करके बैठा हुआ है। अब अकबर और बैरम खान इन दोनों ने कोशिश शुरू की कि अब हमें फिर से इस्टेब्लिश करना है मुगल वंश को, मुगल डायनेस्टी को फिर से स्थापित करना है दिल्ली में और आगरा में। तो इसलिए ये वहां से निकले, और इनके बीच में और हेमू के बीच में 1556 में, 1556 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होता है, द्वितीय पानीपत का युद्ध होता है। ठीक है, तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ उसमें हेमू बहुत भारी पड़ रहा था अकबर की सेना पर। 13 साल की मात्र आयु थी अकबर की, और गार्जियनशिप में बैरम खान थे जो एक सिया थे। बैरम खान शुरुआत से, बचपन से ही हमेशा अकबर के साथ रहे हैं। सेना बहुत भारी पड़ रही थी, लग रहा था कि अकबर हरा दिए जाएंगे इसमें और मुगल वंश हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। लेकिन तभी अचानक एक तीर जाकर हेमू के आंख में लगती है। उसके आंख में लगने के बाद वो पीछे उसके सिर तक निकलती है, वहीं हेमू की डेथ हो जाती है। हेमू को मरता देख उसकी आर्मी जो थी वह तुरंत भागने लगती है मैदान से, और बैटल ऑफ पलासी से भाग कर ये चले जाते हैं। और इस एक छोटे से इंसिडेंट ने अकबर को विजयी बना दिया। अकबर यहां पर सेकेंड बैटल ऑफ प्लासी, जो द्वितीय प्लासी का युद्ध जीत जाता है, जो 1556 में हुआ। ठीक है, सॉरी, पानीपत का युद्ध वो जीत जाता है जो 1556 में हुआ। और फिर यहां से उसके पास में बस केवल दिल्ली बचता है। समझिए, अब केवल दिल्ली बचा है। क्यों? क्योंकि एक तो 15 साल तक हुमायूं का ना होना, फिर हुमायूं का आना, 6 महीने में उसकी मृत्यु हो जाना, फिर हेमू का दिल्ली पे कब्जा कर लेना। तो बाकी लोग जो थे वो अपने अपने इलाके में अपने आप को फिर से अरेंज कर चुके हैं, फिर से उन्होंने अपना इलाका एनेक्स कर लिया है, और फिर से वो वहां के किंग हो चुके हैं। अकबर के पास बस दिल्ली था। फिर अकबर स्टार्ट करता है वहां से, और फिर से पूरे नॉर्थ इंडिया में मुगल वंश को फिर से स्थापित किया जाता है। उसके मिलिट्री अचीवमेंट होते हैं 1561 से 1561 से 1601 तक लगातार अकबर ने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किया था, पूरे उत्तर भारत को जीता था, और दक्षिण में मालवा क्रॉस करके
उसने अहमदनगर पे भी अटैक किया था, ठीक है, जहां से कुछ क्षेत्र पे कब्जा किया था। ये सभी कुछ देखेंगे हम। ये अकबर का एक छोटा सा मैंने आपको एक उसकी पर्सनालिटी के बारे में एक इंट्रोडक्शन दिया। अकबर का पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है। और अकबर का जो समय 1556 शुरू हुआ वो काफी छोटे समय से, जब वो छोटे से 13 वर्ष की आयु में थे तब से शुरू हुआ था। और फिर तब से लेकर उन्होंने बहुत कुछ डेवलपमेंट किए। और अकबर का जन्म जो कि अमरकोट में हुआ था, राजपूत घराने में हुआ था, तो इस वजह से अकबर पे राजपूत पॉलिसी का बहुत बड़ा इंपैक्ट देखा जाता है। अकबर में एक नई पॉलिसी हम पढ़ेंगे, राजपूत पॉलिसी। और अकबर का जो धर्म को देखने का नजरिया है उसमें भी बहुत बड़ा बदलाव दिखता है। सुलेकुल, दीन इलाही, तौहीद इलाही, इबादत खाना, बहुत सारी चीजें जो आज हम देखेंगे और डिस्कस करेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर अकबर, और क्वेश्चन यहां से जरूर बनता है, ठीक है। और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा नोट्स में कि नीचे लास्ट में लिखा रहता है कि ये अब आया है, ये अब आया है, ये इस तरीके से आपके पूरे एक अपडेशन आपको मिला रहता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अकबर के बारे में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पहला पॉइंट, एक सेकेंड। Akbar was one of the greatest monarch of India. When he succeeded the throne after his father Humayun's death, position was dangerous, ठीक है, because Delhi was seized by the Afghans, ठीक है। Their commander in chief Hemu was in charge of it. जैसा कि मैंने अभी बताया, हेमू जो बिहार का एक कमांडर था, उसने दिल्ली को कैप्चर कर लिया था, अफगानियों का सेनापति था। In the second battle of Panipat 1556, Hemu was almost on the point of victory. But an arrow pierced his eye and he became unconscious. His army fled and fortune favored Akbar. अकबर का भाग्य ने साथ दिया। हेमू को जैसे ही तीर उसकी आंख में लगी, उसकी आर्मी या देखकर वहां से भाग खड़ी हुई और इस तरीके से अकबर की जीत हो जाती है। The Mughal victory was decisive. During the first 5 years Akbar's reign, Bairam Khan acted his regent. He consolidated the Mughal empire. क्लियर है। तो पहले 5 साल बैरम खान पूरी तरीके से, मतलब मुगल एम्पायर को सच में बताया तो पहले 5 साल जब ये छोटे थे तो बैरम खान नहीं चलाया। फिर जब ये बड़े हुए तो 1561 से इनका मिलिट्री अचीवमेंट शुरू होता है जो 1601 तक चलेगा, 1601 तक। अकबर्स मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट वर एक्सटेंसिव। ही कॉन्कर्ड नॉर्दर्न इंडिया फ्रॉम आगरा टू गुजरात एंड देन फ्रॉम आगरा टू बंगाल। ही स्ट्रेंथेंड द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, लेटर ही वेंट टू डेक्कन, ठीक है। तो सबसे पहले अकबर ने क्या किया? सबसे पहले अकबर ने दिल्ली से गुजरात जीता, यहाँ पे हम डी मान लेते हैं, गुजरात मान लेते हैं। फिर उसने दिल्ली से बंगाल जीता, फिर उसने काबुल और कांधार को जीता, काबुल और कांधार को जीता, और फिर वो दक्कन की ओर आया। और दक्कन में उस समय अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, ये सब जो इलाके थे, इन इलाकों को मुगलों को जीतने में करीब 100-150 साल लग जाएंगे। और आखिरी में औरंगजेब आखिरी ताकत में, औरंगजेब ऑलमोस्ट पूरे इलाकों को, दक्कन के इलाकों को जीत पाएगा जी। ये सिलसिला शुरू होता है अकबर से, याद रखेंगे, इस पे क्वेश्चन बना हुआ है। दक्कन पे अटैक करना, ये दक्कन पे एनेक्सेशन पॉलिसी स्टार्ट की थी अकबर ने, और दैट वाज एंडेड बाय द औरंगजेब, ठीक है। तो 100 साल से ज्यादा लग गए थे अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन सबको मिलके उस दक्कन के क्षेत्र को अपने कब्जे में लाने के लिए, ठीक है। क्लियर है। ये दक्कन के क्षेत्र मोहम्मद बिन तुगलक जो दिल्ली से दौलताबाद बनाया था ना, उस समय ये क्षेत्र बहुत ज्यादा प्रभाव में आए थे, क्योंकि जब इसने फिर दोबारा बोला दौलताबाद से दिल्ली चलो, तो बहुत लोग गए नहीं, वह मोहम्मद बिन तुगलक के अगेंस्ट चले गए और उन्होंने खुद को अपने वहां पे स्थापित कर लिया। उसी में एक पर्सन था हसन गंगू, जिसने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। हसन गंगू जिसने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर है। तो चलिए देखते भाई इसका मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट जो था वो कहां से कहां की ओर बढ़ा है। तो देखिए भाई, बहुत ध्यान देंगे, इसका जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट था, ठीक है। सबसे पहले रुको, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अकबर के सोर्सेस क्या हैं, अकबर को हम कहां से, कौन कौन से सोर्स से हम अकबर के बारे में जानते हैं। तो 2 सोर्स है अकबर का जो मेन है। एक है
आईने अकबरी, ठीक है, आईने अकबरी है। और एक जो है वो अकबरनामा है। इसमें अकबरनामा में हिस्ट्री है अकबर की, हिस्ट्री ऑफ अकबर, ठीक है। और ये जो आईने अकबरी है, ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको, आईने अकबरी, आईने अकबरी, ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझना। आईने अकबरी जो है ये भी, ये दोनों जो है, ये दोनों पॉइंट जो है, ये दोनों जो बुक्स हैं, ठीक है, ये अबुल फजल ने लिखी थी, ठीक है। और अबू फजल ने जब इन दोनों को लिखा तो आईने अकबरी में मुगल एडमिनिस्ट्रेशन दिखाया जाता है। क्या? मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। और ये जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन था आईने अकबरी का, इसमें इन्होंने बोला कि 25 क्रॉप्स जो थी, फसलें, ये रबी के सीजन में खेती होती थी 25 की, ठीक है, खरीफ के सीजन में। और 16 जो थी, 16 क्रॉप्स ये खरीफ के टाइम में होती थी, सॉरी रबी के टाइम में, याद रखेंगे थोड़ा सा इसमें। 25 क्रॉप जो थी ये खरीफ के टाइम में इनकी खेती होती थी, और 16 जो थी, ठीक है, इनकी रबी के टाइम में खेती देखी जाती थी, रबी की फसलें और खरीफ की फसलें। इस प्रकार के एविडेंस मिले, कहने को एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के एविडेंस आपको आईने अकबरी से मिलते हैं, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट है मुंतकाब उल तवारिक। ये एक अनदर बुक है जिसको अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है। अब्दुल कादिर और बदायूनी ने इस बुक को लिखा हुआ है, याद रखेंगे। और फिर एक और बुक है तबाकत ए अकबरी, ठीक है। तबाकत ए अकबरी जो बुक है, इसको निजामुद्दीन अहमद ने लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो, एक आपका आईने अकबरी और अकबरनामा, ये दोनों अबू फजल ने लिखा है। फिर मुंतकाब उल तवारिक अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है। फिर तबाकत अकबरी निजामुद्दीन अहमद ने लिखा है, ठीक है। ये सोर्सेज हैं, ये अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपको याद करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन आ सकते हैं इनसे, ठीक है। चलो आप देखेंगे मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट ऑफ अकबर। तो अकबर का जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट हुआ था बेटा, वो याद रखेंगे 1561 से स्टार्ट हुआ था और 1601 तक ये चला था, ठीक है। 1561 से 1601 तक इसने पूरे अटैक किया था, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला था इसका, याद रख लेंगे, मालवा था, ठीक है। फिर सेकंड जो था इसका गोंडवाना था, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं गढ़ कटंग भी बोलते हैं इसको, गढ़ कटंग, ठीक है, ये भी बोला जाता है। फिर थर्ड इंपॉर्टेंट जो था, ठीक है, वो बंगाल था, याद रखेंगे। जो गढ़ कटंग गोंडवाना है, यहाँ की रूलर थी रानी दुर्गावती, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी पूछा भी गया है, ठीक है। फिर गुजरात इन्होंने अटैक किया, बंगाल के बाद गुजरात में इन्होंने अटैक किया। अब बोला जाता है कि गुजरात में इन्होंने अटैक किया था करीब 1572 में, 1572 में, ठीक है। और इसी गुजरात से जीतने के बाद ये आकर फतेहपुर सीकरी, ठीक है, फतेहपुर सीकरी शहर को बसाया था इन्होंने, ठीक है, गुजरात से जीत के आने पे। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। गुजरात से जीत के आने पे इन्होंने फतेहपुर सीकरी नाम का नगर बसाया। उसके बाद फिर इन्होंने और भी अटैक आगे किए, ठीक है, याद रखेंगे। सबसे पहले गुजरात तक आए थे, फिर बंगाल, फिर बाद में लेंगे, बंगाल आए थे फिर, ठीक है, पहले मालवा, फिर गोंडवाना, फिर गुजरात, ठीक है। और फिर जो ये बंगाल है, उसके बाद बंगाल है, तो बंगाल चौथे नंबर पे आएगा, ये तीसरे नंबर पे आएगा, ये नहीं रहेगा, ठीक है। बंगाल पे अटैक किया, बंगाल पे अटैक करने के बाद पांचवें नंबर पे इन्होंने उड़ीसा पे अटैक किया,
ठीक है। छठे नंबर पे इन्होंने कश्मीर पे अटैक किया, फिर काबुल पे अटैक किया, फिर कांधार पे अटैक किया। ठीक है, तो ईयर बस गुजरात का पूछा जाता है मैक्सिमम, तो गुजरात का याद रखेंगे 1572। ठीक है, मालवा 15 करीब 59 से स्टार्ट हो गया था मालवा का एनेक्सेशन। ठीक है, जो अकबर ने पूरी तरीके से बाद में जीता था 61 में। ठीक है, उसके बाद फिर गोंडवाना, फिर गुजरात 1572 वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये गुजरात का याद रखेंगे क्योंकि फतेहपुर सीकरी नाम का शहर इसीलिए बसाया गया था। उसके बाद फिर चलते हैं, अब ये आएगा अटैक करने कहाँ पे बेटा, डेक्कन में। डेक्कन का अटैक ये शुरू करेगा कौन, आपके अकबर। ठीक है, द ग्रेट अकबर स्टार्ट करेंगे, लेकिन डेक्कन जो होगा वो पूरी तरीके से जो स्थापित होगा, ठीक है, जो पूरी तरीके से जीता जाएगा वो अकबर के टाइम जीता जाएगा। तो देखेंगे डेक्कन एनेक्सेशन पॉलिसी स्टार्टेड बाय अकबर एंड फिनिश्ड बाय औरंगजेब। ठीक है, अकबर शुरू करेगा, औरंगजेब इसको क्या कर देगा, फिनिश कर देगा। उस समय डेक्कन जो था वो 4 शहरों में बटा हुआ था। कितने, 4 शहरों में। ठीक है, 4 शहर कौन कौन से थे, अहमदनगर, गोलकोंडा। ठीक है, अहमदनगर, गोलकोंडा, बीजापुर, बेरार, ये सब आपने जो उसमें सुने थे ये सब वही इलाके हैं। ठीक है, खानदेश था, फिर एक खानदेश, फिर एक बीजापुर था, बीजापुर, ऐसे 4 इलाके थे। ठीक है, तो याद रखेंगे अकबर ने सबसे पहले खानदेश को जीता था, फर्स्ट अनेक्स खानदेश। ठीक है, खानदेश को अकबर ने जीता था, इस बात को बिल्कुल दिमाग में रख लेंगे आप, क्योंकि ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, और उसके बाद फिर अकबर ने अहमदनगर पर 3 बार अटैक किया। कितनी बार अटैक किया, 3 बार। ठीक है, इसको कॉपी में लिख लो। अहमदनगर पे मतलब अहमदनगर पे अकबर ने 3 टाइम्स अटैक किया। उस समय यहाँ की रूलर चांद बीबी थी। ठीक है, चांद बीबी वॉज द रूलर एट ए टाइम। ठीक है, और फिर उन्होंने अहमदनगर, बेरार, ठीक है, बेरार, ठीक है, और बालाघाट, ये तीनों इलाके अकबर को दे दिए थे। तो याद रखना अकबर ने जब दक्कन में अटैक स्टार्ट किया तो दक्कन कितने पार्ट में डिवाइड था, अहमदनगर, गोलकोंडा, खानदेश, बीजापुर, 4 पार्ट में। खानदेश को अकबर ने अपने पहले अटैक में कब्जे में कर लिया था, लेकिन जब बात आती है किसकी, जब बात आती है अहमदनगर की, तो अहमदनगर पे अकबर ने 3 बार अटैक किया, और 3 बार के अटैक में चांद बीबी ने उनको अहमदनगर, बेरार और बालाघाट 3 एरिया उनको दे दिया था। ठीक है, इस बात पे इनके बीच में शांति स्थापित हुई थी। क्लियर है, इस बात को याद रखेंगे। तो आइए देखते हुए राजपूत के साथ रिलेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन मेंस में भी काफी आता है, अकबर राजपूत पॉलिसी। ठीक है, क्वेश्चन ये आ सकता है, डिस्कस अकबर्स राजपूत पॉलिसी, या अकबर्स आउटलुक। ठीक है, या अकबर की टॉलरेंस की नीति, ये सब इसे काफी घुमा के पूछ सकता है। बस आप ये समझो कि अकबर की राजपूत पॉलिसी एक हिसाब से रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी भी बोली जाती है। ठीक है, रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी बोली जाती है। अब आखिर ये अकबर की राजपूत पॉलिसी थी क्या, तो देख लेते हैं हम यहाँ पे। द राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर वॉज नोटेबल। ही मैरिड द राजपूत प्रिंसेस, द डॉटर ऑफ राजा वीरमल। इट वॉज टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ द मुगल्स। तो याद रखेंगे अकबर ने हरकाबाई से शादी की थी। आप सभी ने नाम सुना होगा हरकाबाई। ये प्रिंसेस ऑफ कच्छावा थी। ठीक है, प्रिंसेस ऑफ कच्छावा एक प्लेस है, वहां की प्रिंसेस थी। सेकेंड, आपने जोधाबाई का नाम सुना होगा। ठीक है, तो जोधाबाई जो थी ये प्रिंसेस ऑफ मेवाड़ थी। ठीक है, मेवाड़। ठीक है, और मरियम जहां इन्हीं को बोला जाता था, हरकाबाई को मरियम जहां बोला जाता था, मरियम जहां।
ठीक है, ये बात याद रखेंगे। और ये जोधाबाई प्रिंसेस ऑफ मेवाड़ थी, और बाद में एक और प्रिंसेस थी मेवाड़ का जिनका नाम था जगत गोसाई। जगत गोसाई, जिससे अकबर के बेटे जहांगीर की शादी हुई थी। जहांगीर ने भी एक मेवाड़ की प्रिंसेस जगत गोसाई से शादी की थी, ठीक है। उसके अलावा बीकानेर की प्रिंसेस और जैसलमेर की प्रिंसेस, इन दोनों से भी अकबर का विवाह हुआ था। तो अकबर मोस्टली हरकाबाई प्रिंसेस ऑफ कछावा, जोधाबाई प्रिंसेस ऑफ मेवाड़, उसके बाद फिर बीजापुर आपके सॉरी बीकानेर और जैसलमेर, इनके प्रिंसेस से विवाह हुआ था। बाद में अकबर के बेटे जहांगीर ने भी राजपूत एक प्रिंसेस से शादी की थी जिनका नाम था जगत गोसाई, वो भी मेवाड़ की प्रिंसेस थी, ठीक है। इस बात को बिल्कुल दिमाग में क्लियर करके रख लेंगे, ठीक है। चलो, राजपूत सर्व द मुगल्स फॉर 4 जनरेशन, मेनी ऑफ देम रोज टू पोजीशन ऑफ मिलिट्री जनरल। तो आखिर हुआ क्या? अकबर जो था बाबर के समय से या बाबर के पहले टर्किस के समय से जब भी इस्लाम का इन्वेजन हुआ है, तो राजपूत जो थे वो हमेशा खिलाफ में रहे हैं। किसके? इस्लामिक इन्वेजन के। तो ये जब भी, अब अकबर को जब भी जाना होता था अरब साइड में, तो ये गुजरात होके जाता था, या गुजरात में उसके व्यापारिक क्षेत्र थे। अब जब दिल्ली से गुजरात जाओ तो बीच में राजस्थान था। अब राजस्थान में लोग तलवार निकाल के खड़े हैं, भैया राजपूत, बोला कि आज तो काट देंगे, मार देंगे। तो अकबर एक बार बहुत परेशान हुआ। अकबर ने बोला यार कि इनकी क्या समस्या है, बीरबल से पूछा कि इनकी क्या समस्या, जब आओ जाओ तब ये काट देंगे, मार देंगे। तो बीरबल ने बोला कि इनको 2 चीज चाहिए, एक तो मान सम्मान चाहिए, एक तो इनको युद्ध करना है। अब मान सम्मान और युद्ध करना, तो अकबर ने बोला इनको मान सम्मान भर के दो, ठीक है, और युद्ध काम क्या करे। तो बीरबल ने सजेशन दिया, सजेशन पे अकबर ने क्या किया, मान सिंह को काबुल का, कांधार का गवर्नर बना दिया, काबुल का। और काबुल पे डेली अटैक होते थे उस समय। अब जब गवर्नर बनाया तो राजपूत की पोजीशन बढ़ गई, तो राजपूत थोड़ा सा अकबर के और मुगल्स के करीब आ गए। इससे क्या हुआ कि उनके खिलाफ में जो विद्रोह राजपूत करते थे वो कम हो गए। और फिर मान सिंह को भेज दिया कहां पे, काबुल। काबुल में दिन रात कभी भी अटैक हो, मान सिंह खाना ना खा के गए, सोए, तब तक अटैक हो गया। फिर मान सिंह तलवार लिए खड़े हो गए, फिर थोड़ी देर आराम किए, फिर अटैक हो गया। मतलब पूरी तरीके से इन्होंने राजपूत का यूज किया था अकबर ने अपने आप को यहां पर रूल करने के लिए इंडिया में, ठीक है। और सजेशंस वाज टोटली गिवन बाय द महेश दास बीरबल, उनका वो हिंदू थे, उनका नाम ओरिजिनल महेश दास है, ठीक है। राजा भगवान दास एंड राजा मान सिंह, ठीक है, वाज गिवन सीनियर पोजीशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर। तो अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन में देखिए ना, भगवान दास, मान सिंह, इनको सीनियर पोजीशन दी। क्यों? क्योंकि नहीं दोगे तो तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे, सीनियर पोजीशन दे दो। 1 by 1 ऑल राजपूत स्टेट सबमिटेड टू अकबर, एक के बाद एक राजपूत स्टेट जो थे अकबर के सामने सबमिट कर दिए। ही इनकरेज देम टू ज्वाइन हिज सर्विस ऑन अ फूटिंग ऑफ इक्वलिटी विद द हाईएस्ट मुस्लिम ऑफिशियल्स एंड कमांडर्स ऑफ द टाइम। उन्होंने इनकरेज किया, ठीक है, कि भैया आओ, ठीक है, आपको हम बराबर का दर्जा देंगे। हाईएस्ट मुस्लिम ऑफिसर्स पे तैनात किया, कमांडर बनाया, मानसिंह को जैसे बना दिया था। He shrewdly allowed them to hold the possession of their autonomous states and treated to gain their loyalty. Being free from religious fanaticism, he did not brand the Rajputs as politically inferior. तो राजपूत को बराबर लेके चले, कभी भी उनको पॉलिटिकली इंफीरियर लेके नहीं चले थे, ठीक है। इस वजह से राजपूत इनके हमेशा करीब रहे, और जो बहुत लंबे समय से रिवोल्ट था मुगल के खिलाफ, वो कुछ समय तक कम हो जाएगा, ठीक है। बट द राणाज ऑफ मेवाड़ कंटिन्यू टू डिफाई डिस्पाइट सेवरल डिफीट्स। लेकिन राणा जो मेवाड़ के थे ये माने नहीं, ये राजपूत की ये लड़ते रहे मुगल के अगेंस्ट। इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, राणा प्रताप सिंह हम सभी जानते हैं, was severally defeated by the Mughals army led by मान सिंह in 1576। तो मान सिंह के नेतृत्व में 1576 में मुगल आर्मी से लड़ते लड़ते राणा प्रताप हार गए थे। फॉलोइंग द डिफीट ऑफ मेवाड़, मोस्ट ऑफ द लीडिंग राजपूत रूलर्स हैड एक्सेप्टेड अकबर सुजरेनिटी। महाराणा प्रताप बहुत ही बलशाली थे, बहुत पावरफुल राजपूत रूलर थे। जब वो हार गए तो बहुत सारे मुस्लिम्स जो राजपूत रूलर्स थे, उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया इनके सामने। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज कैंपेन इन राजपूत लैंड्स, he did not indulge in the policy of temple destroying and image breaking। बहुत खास बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप स्टार मार्क कर ही लीजिएगा। क्यों? क्योंकि राजपूत लैंड जो थे, ठीक है, जो कैंपेन थे, ठीक है, इसने कभी भी न मंदिरों को तोड़वाया, न कोई भी मूर्ति को तोड़वाया।
ये मतलब मंदिरों के तोड़ने के खिलाफ में और मूर्ति को तोड़ने के खिलाफ में था। ठीक है, कौन? अकबर। इवन ये भी बोला जाता है अकबर ने नए मंदिरों का निर्माण भी करवाया, मरम्मत भी करवाई और नए मस्जिद के बनाने पर रोक लगा दी थी। इसकी पॉलिसी इतनी अच्छी थी। इसीलिए बोला जाता है कि दो आदमी जो इलिटरेट होकर भी पूरे इंडिया में सबसे अच्छा गवर्न करे, एक अशोक और एक अकबर। अशोक की जो अशोक का धम्मा था, बहु ज्ञाने दया जाने सचे साचवे साधवे माधवे चा, और एक आपका ये अकबर का दीन इलाही। ये लोग ऐसा काम करते थे कि किसी के कल्चर पे कोई फोर्स ना हो, किसी के कल्चर को कोई लॉस ना हो। ठीक है, ये मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश करते थे, जिससे सबको मिलाकर रखोगे, विद्रोह कम होगा तो बहुत लंबे समय तक हम इस भारत पर शासन कर पाएंगे। ठीक है, याद रखेंगे। ब्रिटिश भी आया था तो ब्रिटिश ने शुरुआत में ओरिएंटलिस्टिक पॉलिसी अपनाई थी कि भैया तुम्हारा यार पास्ट कितना अच्छा है, लेकिन जब उनके पैर जम गए तो क्या बोला उन्होंने? तो उन्होंने बोला तुम्हारा पास्ट तो अच्छा है लेकिन तुम्हें ग्रोथ नहीं है, तुम्हें ग्रोथ करने के लिए भारत नाम के इंजन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मतलब सॉरी, ब्रिटिश नाम के इंजन की जरूरत पड़ेगी। तुम रेल के डिब्बे हो, तुम्हारे पास इंजन नहीं है, वो हम है। ठीक है, जैसे पैर जम गए वैसे सुर बदल गए। ये हमेशा हुआ है। ठीक है, चाहे एंशिएंट हिस्ट्री हो, चाहे मिडाइवल हो, चाहे मॉडर्न हो। क्लियर है? देखो यहाँ पे अकबर पॉलिसी, राजपूत पॉलिसी was combined with the broad religious tolerance. He abolished the pilgrim tax and later jizya. तो आप याद रखेंगे अकबर राजपूत पॉलिसी was the example of religious tolerance. क्लियर है? ये बिल्कुल क्लियर, इसको ऐड कर देना भैया। ठीक है, he abolished the pilgrim tax and later jizya. इसने स्टार्टिंग में पिलग्रिमेज टैक्स हटा दिए, जजिया हटा दिया। ठीक है, 1564 में इसने जजिया को एंड कर दिया था। 64 में याद रखेंगे, ये मार्क कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1564 में अकबर ने जजिया का एंड कर दिया था। ठीक है, द राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर प्रूव टू बी बेनिफिशियल फॉर द मुगल स्टेट एज वेल एज टू द राजपूत। राजपूत के लिए भी अच्छा, मुगल के लिए भी। राजपूत भी अपना काम मतलब रह रहे थे आराम से, और अकबर भी अपने शांति से शासन कर रहा था। द अलायंस सिक्योर्ड द मुगल्स द सर्विसेज ऑफ द ब्रेवेस्ट वॉरियर्स। इस अलायंस से मुगल को भारत में ही इतने बड़े बड़े योद्धा मिल गए, इतने मजबूत, इतने शक्तिशाली योद्धा मिल गए। ठीक है, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ठीक है, on the other hand it ensured peace in Rajasthan and a number of Rajputs who joined Mughal service rose to important position। और दूसरी तरफ इसी राजपूत पॉलिसी से फायदा क्या हुआ कि राजस्थान में पीस स्टैब्लिश हो गया। मुगल और राजस्थान की मुगल और राजपूतों के बीच में राजस्थान एक पीसफुल एरिया हो गया उस समय, और जो राजपूत रूलर्स थे उनको एक अच्छी पोजीशन दी गई, जिससे उनको भी अच्छा लगा और उनका भी स्टेटस इंक्रीज हो गया। ठीक है, they contributed freely and richly to the military, political, administrative, economical, social, cultural, artistic achievement of Akbar's reign। ठीक है, तो याद रखेंगे इन्होंने बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट किया, बिल्कुल फ्री माइंड होकर काम करते थे, अपने हिसाब से शासन चलाते थे। अकबर कभी भी कोई भी इंटरफेयर नहीं करता था राजपूतों के बीच में। देयर कोऑपरेशन नॉट ओनली गिव सिक्योरिटी टू परमानेंस टू द मुगल्स रूल बट आल्सो ब्रॉट अबाउट एन अनप्रेसिडेंट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड कल्चरल रेनेसेंस। ठीक है, तो याद रखेंगे इसके कोऑपरेशन ने इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और कल्चरल रेनेसेंस, फिर से एक कल्चर को जन्म दिया जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी दिखाता था। ठीक है, it also created a synthesis of Hindu and Muslim culture which is priceless legacy of the Mughal rule। तो फिर राजपूत पॉलिसी जो थी मुगल अकबर की, उसने यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सब लिखोगे तो यार नंबर मिलते हैं इस पे। ठीक है, इट ऑल्सो क्रिएटेड अ सिंथेसिस ऑफ द हिंदू मुस्लिम कल्चर। तो राजपूत पॉलिसी ऑफ द अकबर क्रिएटेड सिंथेसिस ऑफ द हिंदू मुस्लिम कल्चर विच इज अ प्राइसलेस लेगेसी ऑफ द मुगल रूल। ठीक है, वी कैन से कि इट इज अ प्राइसलेस लेगेसी ऑफ द मुगल रूल थी। सबसे अच्छी घटना थी मुगल काल की जो राजपूत पॉलिसी थी, किसकी? अकबर की। क्लियर है? इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे। फिर क्या है? फिर अकबर की शुरू होती है रिलीजियस पॉलिसी। दो पॉलिसी पे देखो, अकबर के 3 जगह क्वेश्चन बनते हैं। पहला, डेक्कन पे जो अटैक था, वो डेक्कन मिलिट्री, ठीक है, स्टार्ट जो उसने किया था। 3 यूनिक चीजें हैं। फिर एक राजपूत पॉलिसी जो कि इंपॉर्टेंट है, और थर्ड फिर हमारी है रिलीजियस पॉलिसी। ठीक है, रिलीजियस पॉलिसी वाज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, Akbar rose to fame in the pages of history due to his tolerant religious policy. Various factors were responsible for his religious ideas। ठीक है, तो अकबर ने क्या किया? अपना फेम, अपने आप को प्रसिद्ध किया
क्या? क्योंकि ये हमेशा दूसरे रिलीजन के लिए टॉलरेंट था और इसकी खुद की रिलीजियस पॉलिसी ने भी इसको कहीं ना कहीं बहुत नेम फेम दिया। ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग देम वर हिज अर्ली कॉन्टेक्ट्स विद द सूफी सेंट्स। ये इतना परिवर्तन इसमें क्यों आया? पहला राजपूतों से संबंध और दूसरा सूफी सेंट का इन्फ्लुएंस पड़ा था। द टीचिंग्स ऑफ हिज ट्यूटर अब्दुल लतीफ, हिज मैरिज विद राजपूत वुमेन, ठीक है, अब्दुल लतीफ की टीचिंग्स, राजपूत वुमेन से मैरिज होना, हिज एसोसिएशन विद इंटेलेक्चुअल जायंट्स लाइक शेख मुबारक, ठीक है, एंड टू इलस्ट्रियस पोएट्स इन हिज कोर्ट, अबुल फजल एंड अबुल फैजी, ठीक है, एंड हिज एम्बिशन टू एस्टैब्लिश एन एम्पायर इन हिंदुस्तान। तो याद रखेंगे अकबर की भारत में, हिंदुस्तान में अपने साम्राज्य को स्थापित करना, अकबर के गुरु, अकबर का राजपूत घराने में शादी होना, विवाह होना, अबुल फैजी, अबुल फजी जैसे लोग, शेख मुबारक जैसे लोग, चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट था वो इतना अच्छा था कि अकबर ने एक टॉलरेंट पॉलिसी अपनाई, दूसरे मुगल रूलर की तरह नहीं थे, और इसी को अकबर की रिलीजियस पॉलिसी बोली जाती, बिकॉज अकबर एट दैट टाइम वेरी टॉलरेटेड टुवर्ड्स द रिलीजन ऑफ एनी अदर रिलीजन, वेरी टॉलरेटेड, दे एक्सेप्ट, ठीक है। रक्षाबंधन, होली सब मनाया जाता था। देखिए अभी नीचे बताऊंगा मैं, लिखा हुआ भी है। He abolished the pilgrim tax in 1564. He abolished the jizya in 1564. ठीक है, सॉरी 1562 में पिलग्रिम टैक्स तीर्थ यात्रा पे कर दिया जाता था। मंदिर जाओ, अमरनाथ जाओ, ठीक है भैया, बद्रीनाथ जाओ तो एक टैक्स लगता था, तो इसको खत्म कर दिया 1562 में, और जजिया फिनिश कर दिया 1564 में। He allowed his Hindu wives to worship their own gods, ठीक है। जजिया को फिर औरंगजेब आके लगाएगा, याद रखना। और इसे अलाउ क्या था अपने हिंदू वाइफ्स को कि भाई तुम अपने भगवान की, ईश्वर की पूजा कर सकते हो, भले तुम्हारी शादी इस्लाम घराने में हुई है, लेकिन तुम चाहो तो पूजा कर सकते हो अपने ईश्वर की, ठीक है। इस पे कोई रोक टोक नहीं थी। द एम्परर एडॉप्टेड मेनी हिंदू बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस सच एज ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल एंड डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा। तो अकबर भी विश्वास करता था कुछ हिंदू फिलॉसफी को, उनमें से दो बहुत फेमस है। ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, आत्मा कभी मरती नहीं है, वह एक शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर में जाती है। कर्मा, कर्म अच्छे होंगे तो इस हिसाब से फल होंगे, और उसी हिसाब से आगे जो दूसरी दुनिया होगी उसमें तुम्हारा जीवन ऐसे ही अच्छा होगा अगर तुम इस जीवन में कर्म अच्छे करोगे। इस तरह की चीजों में बिलीव करता था अकबर। ये हिंदू फिलॉसफी का काफी इंपैक्ट था अकबर पे, ठीक है। देखो भाई, He began to celebrate many Hindu festivals such as रक्षा बंधन, दशहरा, दिवाली, शिवरात्रि, बसंत, ठीक है। तो याद रखेंगे इसने बहुत सारे जो हिंदू फेस्टिवल्स थे उनको सेलिब्रेशन भी स्टार्ट किया, इतना टॉलरेटेड था ये, ठीक है। सम टाइम ही वुड पुट द हिंदू पेंट मार्क, तिलक भी लगाता था कभी कभी, है कभी कभी मन में आया तो तिलक लगा के निकल जाता था दरबार में। ही ओपन द हाईएस्ट सर्विसेज फॉर नॉन मुस्लिम्स, तो जो मुगल्स में हाईएस्ट सर्विस थी उसमें भी नॉन मुस्लिम्स को इसने क्या दी, जगह दी। लेटर ही बिकेम सैप्टिकल मुस्लिम इन 1575। ही ऑर्डर्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ इबादत खाना, ठीक है। और यह तो बिल्कुल ही अलग हो, इसने तुरंत बोला कि भैया एक इबादत खाना बनाया जाए, हाउस ऑफ वर्शिप एट हिज न्यू कैपिटल फतेहपुर सीकरी। तो याद रखना फतेहपुर सीकरी में इसने इबादत खाना बनवाया, और इस पे क्वेश्चन आया था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है CSC 2014। CSC 2014 में क्या क्वेश्चन आया था देखेंगे। इबादत खाना एट फतेहपुर सीकरी वाज द मॉस्क फॉर द यूज ऑफ रॉयल फैमिली, अकबर्स प्राइवेट प्रेयर चैम्बर, ठीक है। तो एक मस्जिद था जहां पे रॉयल फैमिली जाती थी, प्रेयर करती थी। अकबर का खुद का एक प्राइवेट प्रेयर रूम भी था। द हॉल इन विच अकबर हेल्ड डिस्कशन विद स्कॉलर्स ऑफ वेरियस रिलीजन, ठीक है। और एक ऐसा हाल था जहां पे वो विभिन्न स्कॉलर से डिस्कशन करते थे अलग अलग धर्मों के बारे में, अलग अलग धर्मों के बड़े बड़े लोगों को बुलाया भी जाता था। द रूम इन विच द नॉबल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन गैदर टू डिस्कशन रिलीजियस अफेयर, ठीक है। और एक और रूम था जहां पे सब इकट्ठा होते थे और डिस्कस करते थे अदर रिलीजन, इवन इस्लाम को भी, ठीक है। अकबर इनवाइटेड लर्नेड स्कॉलर्स फ्रॉम रिलीजियस लाइक हिंदुइज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी, जोरोस्ट्रियनिज्म, सभी धर्मों के लोगों को बुलाते थे। He disliked the interference of the Muslim ulema in the political matter,
और जब भी मुस्लिम उलेमा का पॉलिटिकल मैटर में इंटरफेयर होता था उसको ये नापसंद करते थे। जो महामंगा थी, आपने सुना होगा, उनका इंटरफेरेंस अकबर को बिल्कुल नहीं पसंद था। जब आदम उसके बेटे की डेथ हो गई, ठीक है, तो फिर वो उसी में इमोशन, एक मॉरल ब्लो लगा और इसकी भी डेथ हो गई थी। दोनों की एक ही जगह पे टॉम बनवाया है अकबर ने, ठीक है। इन 1579 ही इशूड अ इनफैलिबिलिटी डिक्री नोन एज मजहर बाय व्हिच ही असेटेड अ रिलीजियस पावर। इसने एक मजहर जारी किया, ठीक है, जो कि अचूक है, मतलब उसमें कोई गलती नहीं हो सकती है। एक फरमान था, एक ऑर्डर था, एक हुक्मनामा था रिलीजियस पावर्स को लेकर, ठीक है। इन 1582 ही प्रोमलगेटेड अ न्यू कॉन्सेप्ट कॉल्ड दीन इलाही, डिवाइन फेथ, ठीक है। दीन इलाही इसने शुरू किया था। इट बिलीव्स इन वन गॉड, इट कंटेन्ड गुड पॉइंट्स ऑफ ऑल रिलीजन, ठीक है। इसने 1582 में दीन इलाही की शुरुआत की, जिसमें एक डिवाइन फेथ था, एक ईश्वर को माना जाता था, इसमें सभी लोग होते थे। लेकिन जरा समझेंगे, दीन इलाही के पहले, मेरी बात समझिएगा, दीन इलाही के पहले अकबर ने इबादत खाना जो शुरू करवाया, वो इबादत खाना 1575 में बन के तैयार हुआ था, 1575 में। उसमें पहले क्या होता था कि बहुत सारे लोग आते थे, इस्लाम के बारे में डिस्कशन होते थे। लेकिन 1578 में, 1578 में कॉपी में नोट कर लो, 1578 में उसने इबादत खाने के दरवाजे दूसरे धर्मों के लोगों के लिए खोले और वहां पे सबको बुलाया, और थर्सडे को, एवरी थर्सडे को वहां पे मीटिंग होती थी। और फिर इन्हीं का इंपैक्ट पड़ा, इसी इबादत खाने में जो सेवरल मीटिंग्स थी, उसका अकबर पे ये प्रभाव पड़ा कि अकबर ने 1582 में शुरू कर दिया दीन इलाही, तौहीद इलाही भी इसको बोलते हैं, ठीक है, रिलीजन ऑफ पीस, ठीक है। दीन इलाही जो स्वीकार करता था, तो जब भी मिलता था बोलते थे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये ऐसा ग्रीटिंग करके एक दूसरे से मिलन होता था, एक दूसरे से मुलाकात करते थे। अब तक फ्राइडे हॉलीडे होता था, अब संडे को हॉलीडे बना दिया गया था। अब तक फ्राइडे, जो जुमे नमाज पढ़ते हैं तो इस्लाम में अब तक फ्राइडे को हॉलीडे होता था, अब बोल दिया नहीं, अब संडे को हॉलीडे होगा, फ्राइडे की जगह संडे को हॉलीडे कर दिया गया था। 16 लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया था, 16 प्लस 1 बोलते हैं दीन इलाही को, 16 प्लस 1। एक खुद अकबर था जो इसने इसको स्वीकार किया था, और 16 बाकी लोग थे। इसमें एक हिंदू था जिसका नाम था महेश दास, जिसको हम बीरबल कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये दीन इलाही कुछ समय बाद फेल हो गई थी बेटा। क्यों? क्योंकि अकबर की पॉलिसी थी, ठीक है, टेक इट, ठीक है, और लीव इट, या तो इसको स्वीकार करो या तो छोड़ दो। अकबर खुद भी इसको लेकर बहुत ज्यादा सीरियस नहीं था। अकबर ने कुछ खास कदम नहीं उठाए। जैसे अशोक ने अपने धर्म के लिए इंस्क्रिप्शंस, लोगों से मिलना, धर्म महामत, राज ऑफिसर अपॉइंट करना, उसने बहुत कुछ किया, लेकिन इसने कुछ पर्सनल इंटरेस्ट नहीं लिया। इसीलिए दीन इलाही कुछ समय बाद अपने आप क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। इट बेसिस वॉज रेशनल एंड इट अपहोल्ड्स नो डोगमा। डोगमा मतलब समझते हैं ऑर्थोडॉक्सी, ठीक है। इसमें कट्टरता नहीं थी, बिल्कुल लिबरल था, इसीलिए पीस का रिलीजन बोला गया। इट वॉज एम्ड एट ब्रिजिंग, ब्रिज करना, मतलब जो ब्रिज पुल बनते हैं ना, ब्रिजिंग द गल्फ दैट सेपरेटेड डिफरेंट रिलीजन। मतलब जो अलग अलग धर्म है ना, ये अलग अलग धर्म, इन सभी धर्मों को लाकर मिला दो, इनके बीच की दूरियां कम कर दो, इसी को दीन इलाही बोला गया। समझ लो इस जगह पे था दीन इलाही। क्लियर है? गेटिंग द पॉइंट? इट बेसिस वॉज रेशनल, इट अपहोल्ड्स नो डोगमा। एक पॉइंट ये रिपीट हो गया है, सेम पॉइंट है, याद रखेंगे, ठीक है। हाउएवर हिज न्यू फेथ प्रूव टू बी फेलियर, इट फिजर्ड आउट आफ्टर हिज डेथ। Even during his lifetime, it had only 15 followers, including बीरबल, ठीक है। और अकबर did not compel anyone to his new faith, ठीक है। याद रखेंगे पूरे समय में, सॉरी यहाँ 15 थे प्लस 1, ठीक है, ये 16 थे। एक अकबर था, बाकी 15 जो थे वो बाकी लोग थे, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। इस पोर्शन को भी याद रखेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तब तक हमने राजपूत पॉलिसी डिस्कस कर लिया, रिलीजियस पॉलिसी डिस्कस कर लिया। रिलीजियस पॉलिसी में हमने इबादत खाना, ठीक है, और हमने दीन इलाही देख लिया, हमने अकबर के मिलिट्री अचीवमेंट भी देख लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आईएएस के इंटरव्यू में भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन क्या था भी यहाँ पे मैं पढ़ाते पढ़ाते आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे अकबर मेड सम एक्सपेरिमेंट्स इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ राजा टोडरमल। तो राजा टोडरमल की मदद से इन्होंने बहुत सारे
रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सपेरिमेंट्स किए। द लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ अकबर वाज कॉल्ड जब्ती और बंदोबस्त सिस्टम। याद रखेंगे, इस पे क्वेश्चन आया था। कंसीडर द फॉलोइंग ऑप्शन में आ जाता है, तो जब्ती सिस्टम कहते हैं इसको, जब्ती सिस्टम। इट वाज फर्दर इंप्रूव्ड बाय राजा टोडरमल, ठीक है, जिसको बाद में इंप्रूव किया किसने? राजा टोडरमल ने। इट वाज नोन एज दहसाला सिस्टम, समझ रहे हैं? विच वॉज दहसाला, दहसाला मतलब 10 वर्ष, 10 साल को दहसाला बोला गया, ठीक है। विच वॉज कंप्लीटेड इन 1580। बाय दिस सिस्टम टोडरमल इंट्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ लैंड मेजरमेंट। टोडरमल ने एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ लैंड मेजरमेंट स्टार्ट किया था। ये क्या था? यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ लैंड मेजरमेंट, ठीक है। टोडरमल का ये पॉलिसी आखिर क्या था? तो इस पॉलिसी में बेटा ये होता था, ठीक है, कि टोडरमल ने बिल्कुल क्लियर कर दिया भैया वहां पे कि हम 10 साल के रेवेन्यू पे रिसर्च करके फिर आगे के रेवेन्यू को तय करेंगे। उसके लिए बेस 10 साल का मानते थे, ठीक है, याद रखेंगे। और इसी आधार पे वो अलग अलग जमीनों के अलग अलग रेवेन्यू भी बताते थे, वो भी मैं आगे बताऊंगा कैसे। द रेवेन्यू वाज फिक्स्ड ऑन द एवरेज यील्ड ऑफ द लैंड असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट 10 ईयर्स, ठीक है, अगले पिछले 10 साल के बेसिस पे रेवेन्यू को डिसाइड किया जाता था। द लैंड वॉज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी, 4 कैटेगरी में लैंड को डिवाइड किया गया। पहला क्या था? पोलाज, मतलब कल्टिवेटेड एवरी ईयर, जो अच्छी जमीनें थी जिसमें हर साल खेती होती थी। दूसरा पारौती, वंस इन 2 ईयर्स, ठीक है, 2 साल में केवल एक ही बार उस पर खेती होती थी। चाचर थर्ड है, वंस इन 3 ईयर, ये 3 से 4 सालों में जिसपे एक ही बार खेती, एक ही बार पैदावार हो पाता था। एंड बंजर, जो हम सभी जानते हैं, बहुत आजकल हम टर्म यूज करते हैं, जहाँ पे मतलब 5 साल या उससे ज्यादा में कभी एक बार 5 साल में हुई तो हुई, या उससे ज्यादा सालों में भी खेती कभी 1-2 बार हो गई तो हो गई, ना होती नहीं थी, ऐसी जमीन को बंजर बोला गया। और इस तरह की अलग अलग जमीनों पे अलग अलग टैक्स लगाए गए। जो जहां ज्यादा खेती होती थी उस पर टैक्स थोड़ा अच्छा था, फिर जहां पे खेती कम होती थी वैसे वैसे टैक्स कम होता गया। बंजर पे टैक्स कुछ जगह पे बिल्कुल नहीं था, कुछ जगह पे था, ठीक है। अब एक और पॉइंट हम देख लेते हैं यहाँ पे, जहां से प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन सकते हैं कि अकबर ने क्या क्या इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, या देख लेंगे, ठीक है। इसी में मनसबदारी भी आएगा। देखो अकबर इंट्रोड्यूस, तो पहला पॉइंट क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड। ही इंट्रोड्यूस्ड द स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट यूनिट कॉल्ड इलाही गज, ठीक है। गजे सिकंदरी, जो ये देखो ना आपको गजे सिकंदरी दिख रहा है, सिकंदर का, ठीक है, सिकंदर लोधी जो बना कर गया था, ठीक है, उसी के बेसिस पे इन्होंने इलाही गज को एक पैमाना तय किया मेजरमेंट ऑफ द लैंड का, ठीक है, इलाही गज। इट वाज बेस्ड ऑन गजे सिकंदरी इंट्रोड्यूस्ड बाय सिकंदर लोधी एंड यूज्ड बाय शेरशाह सूरी, ठीक है। शेरशाह सूरी हम बिल्कुल लास्ट में देखेंगे, ठीक है। तो इसको इंट्रोड्यूस किया था सिकंदर लोधी ने और इसको यूज किया था शेरशाह सूरी ने। एज सर्टेनिंग द प्रोड्यूस पर बीघा ऑफ द लैंड, फिक्सेशन ऑफ स्टेट शेयर इन दैट प्रोड्यूस, ठीक है, याद रखेंगे। इसमें सर्टेनिंग किया जाता था कि भैया प्रोड्यूस पर बीघा ऑफ लैंड कितना प्रोड्यूस होगा, ठीक है, इसमें हम इलाही गज मापते थे। स्टेट का शेयर, उसमें जो प्रोडक्शन होगा उसमें स्टेट का शेयर कितना होगा। फिक्सिंग द रेट असेसमेंट, ठीक है, उसके रेट को भी फिक्स किया जाता था। पेमेंट ऑफ रेवेन्यू वाज मेड जनरली इन कैश, पेमेंट जो रहेगा वो कैश में होगा। ड्यूरिंग ब्रिटिश इरा द लैंड वाज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल आर्टिफिशियल क्वालिटीज ऑफ सॉइल, क्ले, लोम, इरिगेटेड, अनइरिगेटेड एंड सो ऑन। तो ब्रिटिश इरा में इस तरीके से डिवाइड होता था, यहाँ पे प्रोडक्शन पे डिवाइड होता था, ठीक है। हाउएवर द बेसिस ऑफ लैंड क्लासिफिकेशन बाय अकबर was one the continuity और discontinuity of the cultivation, ठीक है। तो ब्रिटिश के टाइम में जमीन की मिट्टी के ऊपर, जो सॉइल के टाइप के ऊपर डिसाइड होता था भैया कि ये कितना इससे टैक्स लेना है कितना नहीं, लैंड रेवेन्यू डिसाइड होता था। यहाँ पे अकबर बेसिस ऑफ द कल्टीवेशन डिसाइड करता था, कब किस पे कब कब खेती हो पाती, कौन कितनी फसल देता, उस पर डिपेंड करता था, ठीक है। और अकबर की एक और बहुत फेमस है मनसबदारी सिस्टम, इस पे भी क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्वेश्चन समटाइम आस्क्ड ऑन दैट। मनसबदारी सिस्टम वाज सेंट्रल एशियन ओरिजिन। सम ऑफ द फीचर्स ऑफ मनसबदारी सिस्टम वर इन वोग ड्यूरिंग द रेन्स ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी एंड शेर शाह, ठीक है। तो याद रखेंगे जो मनसबदारी सिस्टम था ये सेंट्रल एशिया से आया हुआ सिस्टम है। इस सिस्टम को हमने कुछ समय पहले कुछ इसके बदले हुए रूप में अलाउद्दीन खिलजी और शेरशाह के टाइम में देखा है।
द मनसबदारी सिस्टम वाज फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो फॉर्मल लेवल पे फॉर्मली इसको इंट्रोड्यूस और ऑर्गेनाइज किसने किया था? अकबर ने किया था। ठीक है, देखेंगे दिस सिस्टम फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ मिलिट्री एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर। अंडर दिस सिस्टम एवरी ऑफिसर वाज असाइंड अ रैंक मनसब। इस सिस्टम में हर एक ऑफिसर मनसब कहलाता था। द लोवेस्ट रैंक वाज 10 एंड द हाईएस्ट वाज 5000 फॉर द नॉबल्स। तो इसमें लोवेस्ट रैंक 10 की मानी जाती थी, हाईएस्ट रैंक 5000 की मानी जाती थी। लेटर इट वाज रेज्ड अप टू 12000। ठीक है, बाद में इसको 12000 तक रेज कर दिया गया रैंक को। एट द एंड ऑफ औरंगजेब्स रेन, ठीक है, तो औरंगजेब के अंत आने तक, मुगल के अंत मतलब मुगल के डायनेस्टी का पहला फेज एंड होते होते इसमें सबसे ऊपर पोजीशन 12000 पहुंच गई थी। प्रिंसेस ऑफ रॉयल ब्लड रिसीव्ड इवन हायर रैंक्स। जो प्रिंसेस होते थे, जो शहंशाह बादशाह के बेटे होते थे, उनको हायर रैंक दी जाती थी। द रैंक वर डिवाइडेड इनटू 2। अब इन रैंक को 2 भागों में बांटते थे, एक जट और एक सवार। ठीक है, जट वाज फॉर्मली रैंक टू फिक्स द पर्सनल स्टेटस ऑफ अ पर्सन। तो जट जो था वो एक पर्सन का पर्सनल स्टेटस डिफाइन करता था। ठीक है, सवार रैंक इंडिकेट द नंबर ऑफ कैवलरी मैन ऑफ अ पर्सन। सवार दिखाता था कि वो आदमी के पास में कितनी बड़ी आर्मी है। ठीक है, जो पहले 10 से फिर 12000 पहुंची थी लास्ट तक औरंगजेब तक। ठीक है, हु वाज रिक्वायर्ड टू मेंटेन, और एवरी सवार हैड टू मेंटेन एटलीस्ट 2 हॉर्सेस। और हर सवार को 2 घोड़े मेंटेन करने पड़ते थे। ठीक है, द मनसब रैंक वाज नॉट हेरिडेटरी। मनसब रैंक हेरिडेटरी नहीं थी, वंशानुगत नहीं थी। ऑल अपॉइंटमेंट्स एंड प्रमोशंस एज वेल एज डिसमल्स, ठीक है, डिसमिसल्स वर डायरेक्टली मेड बाय द एम्परर। हेरिडेटरी नहीं थी, अपॉइंटमेंट भी अकबर कर सकता था। मतलब अकबर, जहांगीर, शाहजहां, मतलब औरंगजेब तक इसको ये लोग अपॉइंट भी कर सकते थे, प्रमोशन भी दे सकते थे, डिसमिस भी कर सकते थे। सब कुछ अकबर बादशाह के हाथ में होता था, ना कि हेरिडेटरी था। ठीक है, याद रखेंगे। तो यहां पे हमने मनसबदारी में अकबर को फिनिश कर लिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जहांगीर, ठीक है, शाहजहां और औरंगजेब। ये तीनों को हम नेक्स्ट लेक्चर में भी कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर बेटा? तो चलिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन। याद रखेंगे, हर एक पॉइंट को कॉपी पे नोट कर लेंगे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और हर एक पॉइंट को मैं करा रहा हूँ छोटे से छोटे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखकर। ठीक है, तो पूरा ध्यान देंगे और अच्छे से इसको कंप्लीट करेंगे।